सोचिए कि एक बहुत ही रोमांचक फुटबॉल मैच चल रहा है। दोनों टीमें बिल्कुल जोर लगा रही हैं एक दूसरे पर। हाँ, और वहाँ काफी टेंशन भी होती है ग्राउंड पर। बिल्कुल। और उस टेंशन में अचानक एक खिलाड़ी इमोशंस में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठता है, कोई ऐसा फाउल जो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, तो फिर रेफरी तो एक्शन लेगा ही। सही कहा। रेफरी सीटी बजाता है, दौड़कर आता है और उस खिलाड़ी को सीधा रेड कार्ड दिखा देता है। अब उस खिलाड़ी को सर झुकाकर मैदान से बाहर जाना पड़ता है। राइट, ये तो खेल का नियम है। पर यहाँ एक सवाल है, क्या उस रेड कार्ड का मतलब ये है कि विरोधी टीम ने अब तक जितने भी गोल किए थे वो सब अचानक जीरो हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वही तो। क्या उस खिलाड़ी के बाहर जाने से मैच का पुराना स्कोरबोर्ड पूरी तरह साफ हो जाएगा और खेल शून्य से शुरू होगा? जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मतलब खेल के मैदान में ये बात समझना बहुत आसान है। वहाँ हर कोई जानता है कि पेनल्टी सिर्फ एक फाउल की सजा है। वो खेल के बेसिक स्कोर को नहीं बदलती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रियल लाइफ की लीगल पिच पर जब नियम लागू होते हैं तो लोग अक्सर इस बेसिक बात को भूल जाते हैं। काफी लोग इस गलतफहमी में रहते हैं। लोगों के मन में ये एक गहरी धारणा होती है कि अगर उन्हें अदालत से कोई सजा मिल गई, जैसे कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई, तो उनका सारा पुराना हिसाब बराबर हो गया। यानी उन्हें लगता है कि जेल जाना एक तरह की वॉशिंग मशीन है जो सारे पुराने कर्जों को धोकर साफ कर देती है। एग्जैक्टली। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स और खासकर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला और अधिवक्ता अमन वाजपेयी द्वारा किए गए लीगल एनालिसिस को समझेंगे। ये एनालिसिस बहुत ही डिटेल में किया गया है और काफी आई ओपनिंग है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन एक बहुत ही आम लेकिन बेहद गंभीर गलतफहमी को सुलझाना है। मिशन यह है कि क्या भरण पोषण यानी मेंटेनेंस ना देने पर अगर किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए तो क्या बाहर आने के बाद उसकी पैसे देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हाँ, क्या कानून में सच में ऐसा कोई शॉर्टकट है? देखिए, इस सवाल का जवाब हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले में दिया है। अच्छा, हाईकोर्ट ने क्या कहा इस पर? ये फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये उस धारणा को पूरी तरह से तोड़ता है जहां लोग सोचते हैं कि वो सिस्टम के साथ कोई ना कोई चालाकी कर सकते हैं। यानी कानून से बचने की कोशिश। सही कहा। अक्सर ये देखा गया है कि मेंटेनेंस के मामलों में लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए लोग जेल जाने तक को एक ऑप्शन मान लेते हैं। लोग सच में ऐसा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, पर इस फैसले ने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? कहाँ मेंटेनेंस के मामले में किसी को जेल का दरवाजा देखना पड़े? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि आमतौर पर जब हम जेल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में चोरी, डकैती या किसी वायलेंट क्राइम की इमेज बनती है ना? हाँ, आम जनता के लिए जेल का मतलब वही होता है। तो पैसे ना देने पर किसी को जेल भेजना लीगल तरीके से काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें उस सिस्टम को देखना होगा जिसके तहत मेंटेनेंस मांगा जाता है। बेसिकली ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत आता है। अच्छा, पर यहाँ तो एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब मेंटेनेंस मांगना तो मूल रूप से एक सिविल राइट होना चाहिए ना? ये पैसों और जीवन यापन से जुड़ा मामला है, फिर इसे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत क्यों रखा गया है? यही तो इस कानून की खासियत है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो सिविल कोर्ट की प्रोसेसेस होती हैं ना, वो बहुत लंबी चलती हैं, उनमें सालों लग सकते हैं। ओह राइट, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। एग्जैक्टली। और सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वो सालों तक कोर्ट के चक्कर थोड़ी काट सकता है। बिल्कुल नहीं, उसका तो सर्वाइवल ही खतरे में है। इसीलिए कानून ने इसे एक फास्ट ट्रैक क्रिमिनल प्रोसेस के जरिए लागू करने का रास्ता बनाया है। जब अदालत ये ऑर्डर दे देती है कि पति को अपनी आश्रित पत्नी या बच्चों को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देना होगा, तो वो एक बाइंडिंग ऑर्डर बन जाता है। तो ये एक तरह का इमरजेंसी रिलीफ है। हाँ, आप इसे इमरजेंसी रिलीफ कह सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब वो व्यक्ति कोर्ट के उस ऑर्डर को इग्नोर कर देता है? वो सीधा कह देता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है या मैं नहीं दूंगा। फिर क्या होगा? जब ऑर्डर फॉलो नहीं होता तो अदालत वसूली कार्यवाही यानी रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू करती है। इसके भी अपने क्लियर स्टेप्स हैं। अच्छा, वो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैजिस्ट्रेट उस बकाया राशि को वसूलने के लिए एक वारंट जारी करता है। ये वारंट
बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी पे फाइन लगाया गया हो और उसे वसूलना हो। मतलब प्रॉपर्टी वगैरह पे एक्शन। सही पकड़ा आपने। अदालत उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कुर्क करने यानी उसे जब्त करके ऑक्शन करने का ऑर्डर दे सकती है। पर क्या होगा अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो या वो छुपा रहा हो? हाँ, अगर प्रॉपर्टी से वसूली नहीं हो पाती या वो व्यक्ति जानबूझकर पैसे छिपा रहा है, तब जाकर लास्ट रिजॉर्ट के रूप में जेल भेजने का प्रोविजन आता है। वो तो जेल जाना आखिरी रास्ता है। बिल्कुल, कानून के हिसाब से हर 1 महीने के बकाया के लिए अदालत उस व्यक्ति को 1 महीने तक की जेल की सजा सुना सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही नेचुरल सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। बताइए क्या कंफ्यूजन है? अगर अदालत ने कहा कि व्यक्ति ने 6 महीने का पैसा नहीं दिया और इसके बदले में उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया और वो व्यक्ति अपनी जेल की सजा पूरी करके वापस आ गया, तो क्या उसका हिसाब बराबर नहीं हो गया? उसने पैसे नहीं दिए तो उसने अपनी आजादी खो दी ना, उसने एक भारी कीमत तो चुका ही दी। ये लॉजिक सुनने में तो काफी सही लगता है। हाँ, और लोअर कोर्ट ने भी तो एक मामले में बिल्कुल यही मान लिया था कि जेल जाने के बाद बकाया राशि खत्म हो जानी चाहिए। सही कहा, लोअर कोर्ट ने ठीक वैसी ही सोच का इस्तेमाल किया जैसा आम लोग सोचते हैं। उन्होंने इसे एक नॉर्मल क्राइम और पनिशमेंट के चश्मे से देखा। मतलब जैसे किसी ने चोरी की हो। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी ने चोरी की, उसे 6 महीने की सजा मिली, उसने सजा काटी और वो सोसाइटी में एक आजाद इंसान की तरह वापस आ गया। राइट, उसका अकाउंट सेटल हो गया। लोअर कोर्ट ने मेंटेनेंस के मामले में भी यही लॉजिक लगा दिया कि जब व्यक्ति ने जेल की सजा काट ली तो उसका कर्ज खत्म हो गया। पर हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। बिल्कुल नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इसी फैसले को लीगली गलत मानते हुए पूरी तरह से पलट दिया। वाओ, हाई कोर्ट का क्या लॉजिक था? हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि मेंटेनेंस के मामले में जेल जाना कोई जादुई छड़ी नहीं है जो बकाया राशि को गायब कर दे। इस बकाया राशि को हम लीगल टर्म्स में अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस कहते हैं। अच्छा, व्यक्ति को जेल से बाहर आने के बाद भी वो सारा पैसा चुकाना ही होगा जो उसने पहले नहीं दिया था। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। मतलब व्यक्ति जेल भी गया, वहां का कष्ट भी सहा और बाहर आकर उसे वो सारा पुराना पैसा भी देना है। हाँ, छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगर ये जेल जाना उस अपराध की सजा नहीं है जिससे कर्ज माफ हो जाए, तो क्या ये अदालत का एक तरह से ब्लैकमेल करने का तरीका हुआ? ब्लैकमेल, ये तो काफी बड़ा वर्ड यूज कर लिया आपने। मतलब अदालत तो सीधे तौर पर यही कह रही है ना कि पैसे निकालो वरना अंदर सड़ते रहो। ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? देखिए, ब्लैकमेल बहुत ही इलीगल और नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना आप बता रहे हैं उसे कानूनी भाषा में कोअर्सिव मेथड यानी दबाव बनाने का तरीका कहा जाता है। कोअर्सिव मेथड। अच्छा, एडवोकेट अमन बजपाई के एनालिसिस में ये वर्ड आता है ना? सही कहा। उनके लीगल एनालिसिस में ये बात बहुत क्लियरली आती है कि मेंटेनेंस न देने पर जेल भेजना कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पनिशमेंट और कोएसिव मेथड में क्या फर्क हुआ? बहुत बड़ा फर्क है। पनिशमेंट या सजा वो होती है जो किसी किए गए क्राइम के पश्चाताप के रूप में दी जाती है और जिसके पूरा होने पर मामला खत्म हो जाता है। राइट। लेकिन कोअर्सिव मेथड का पर्पस कुछ और ही होता है। इसका अकेला लक्ष्य उस व्यक्ति पर इतना साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रेशर बनाना होता है कि वो टूटकर अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। यानी जो पैसा उसे देना है वो दे दे। एग्जैक्टली। इसे बस एक दबाव की तरह यूज किया जाता है। ये तो मुझे एक सुबह उठने वाले अलार्म की तरह लग रहा है। अलार्म? वो कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति सुबह उठना नहीं चाहता तो वो क्या करता है? वो स्नूज बटन दबा देता है। अलार्म थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। हाँ, और उसे लगता है उसने अलार्म को हरा दिया। बिल्कुल, पर 10 मिनट बाद वो फिर से बजने लगता है और इस बार शायद और ज्यादा जोर से। हाँ, सही एनालॉजी है। तो यहाँ जेल जाना वो आखिरी गेम ओवर वाली सजा नहीं है जो कहानी खत्म कर दे, बल्कि ये एक स्नूज अलार्म की तरह है। ये लगातार बजता रहेगा, परेशान करता रहेगा जब तक कि व्यक्ति सच में बिस्तर से उठकर अपना काम नहीं कर देता, यानी यहाँ पर भुगतान नहीं कर देता। मुझे आपका ये स्नूज अलार्म वाला एनालॉजी सच में बहुत पसंद आया। शुक्रिया। और सोचिए कि हर बार स्नूज दबाने पर अलार्म की आवाज और तेज होती जाती है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति जेल से बाहर आता है तो उसकी प्रॉब्लम कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। पर अदालत इस अलार्म को बंद क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है, इतना सख्त होने के पीछे का क्या लॉजिक है? देखिए, अदालत के इस एटीट्यूड के पीछे एक बहुत ही डीप लॉजिक छिपा है। अगर जेल जाने से कर्ज माफ होने लगता तो लोग इसका फायदा उठाने के लिए
प्रॉपर प्लानिंग करते, स्ट्रैटेजीज बनाते। स्ट्रैटेजी कैसे? मतलब लोग जानबूझकर जेल जाना चुनते? कौन जेल जाना चाहता है यार? अरे बिल्कुल चुनते। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 10 लाख रुपए का मेंटेनेंस बकाया है। वो ये हिसाब लगा सकता है कि 10 लाख रुपए देने से कहीं ज्यादा आसान है कि 1 या 2 महीने जेल में बिता लिए जाएं। ओह वाह, पैसे बचाने के लिए जेल। हाँ, वो जानबूझकर जेल जाना पसंद करता ताकि उसे अपनी जेब ढीली ना करनी पड़े। अमीरों और साधन संपन्न लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही आसान लूपहोल बन जाता। ये तो सच में सिस्टम का मजाक उड़ाने वाली बात हो जाती। सही बात है। वो अपनी प्रॉपर्टी छिपा देते, कुछ दिन जेल में एक तरह की जेल वेकेशन काट लेते और बाहर आकर अपने सारे कर्जों से आजाद हो जाते। तब तो पूरा कानून ही बेकार हो जाता। वही तो, अगर लोग ये शॉर्टकट अपनाने लगते तो उस पूरे कानून का बेसिक स्ट्रक्चर ही गिर जाता। अदालत का मेन मोटिव किसी को जेल में रखकर अपनी जेलों की भीड़ बढ़ाना थोड़ी है। उनका मोटिव है कि पैसे सही जगह पहुंचे। बिल्कुल, उनका मोटिव ये इंश्योर करना है कि जिस आश्रित को पैसों की जरूरत है उसके हाथ में पैसा पहुंचे। लेकिन एक पल के लिए इस पूरे सिनारियो को थोड़ा अलग नजरिए से सोचते हैं। बताइए। मान लीजिए किसी के पास सच में पैसे ना हो, उसका बिजनेस डूब गया हो या नौकरी चली गई हो और अदालत उसे सिर्फ इसलिए जेल में डाल दे क्योंकि वो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है। क्या ये थोड़ा मिडीवल टाइम्स के डेटर्स प्रिजन जैसा नहीं लगता, जहां कर्जदारों को तब तक कैल कोठरी में डाल दिया जाता था जब तक कि उनके फैमिली वाले कर्ज ना चुका दें? हाँ, हिस्ट्री में तो ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। एक बहुत ही फेयर पॉइंट है और यही वो फाइन लाइन है जहां कानून को एक बहुत ही मुश्किल चॉइस करनी पड़ती है। तो अदालत इस लाइन को कैसे बैलेंस करती है? सबसे पहली बात तो ये है कि अदालत किसी को आंख मूंदकर जेल नहीं भेजती। मनीष शुक्ला जी के लीगल डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस ये क्लियरली दिखाता है कि अदालत पहले ये देखती है कि क्या व्यक्ति जानबूझकर यानी विलफुली पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब उसकी इंटेंशन देखी जाती है। बिल्कुल। क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो उन्हें छुपा रहा है? अगर कोई सच में गंभीर रूप से बीमार है या पूरी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हो गया है तो अदालत कंडीशन के हिसाब से ऑर्डर मॉडिफाई कर सकती है। तो कानून अंधा नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जब बात एक हेल्दी और काम करने में सक्षम व्यक्ति की आती है तो अदालत ये मानती है कि उसकी ये लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ भी काम करे पर अपने आश्रितों को मेंटेन करे। कुछ भी काम करे मतलब मजदूरी भी करनी पड़े तो करे। सही कहा, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तो इसका मतलब ये बात सिर्फ दो लोगों के बीच एक टूटे हुए रिलेशन या टूटे हुए वादे तक लिमिटेड नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत ज्यादा गहरी, और यहीं पर इस कानून की असली आत्मा सामने आती है। एडवोकेट मनीष शुक्ला जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मेंटेनेंस का ऑर्डर कोई आम सिविल कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन नहीं है। यानी ये कोई बैंक का लोन नहीं है जिसे राइट ऑफ किया जा सके। एग्जैक्टली। अदालत ने अपने फैसलों में बार बार ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि सेक्शन 125 एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। ये एक सोशल वेलफेयर मेजर है। सामाजिक सुरक्षा, इसका मतलब है कि ये मामला सोसाइटी के बड़े स्ट्रक्चर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ जाता है। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा गोल उन कमजोर वर्गों को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना है जो खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकते, खासकर आश्रित पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप। सोचकर ही डर लगता है, एक ऐसी महिला जिसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, या छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना है। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन यापन, उनका खाना, रहना, कपड़े, ये सब कुछ इस मेंटेनेंस के पैसे पर डिपेंड करता है। अगर ये पैसा रुक जाए तो वो फैमिली तो रातों रात सड़क पर आ सकती है। और अगर वो सड़क पर आ गए तो अल्टीमेटली वो किस पर बोझ बनेंगे? स्टेट पर, यानी पूरे समाज पर। सही बात है। वो भीख मांगने पर मजबूर हो सकते हैं या भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। यही कानून का सबसे बड़ा डर है, वेग्रेंसी, यानी आवारागर्दी और भूखमरी को रोकना। इसीलिए अदालत किसी भी हाल में इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकती। बिल्कुल नहीं। अदालत ये नहीं कह सकती कि ठीक है भाई, पति जेल चला गया, अब मामला खत्म, पत्नी और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दो। क्योंकि कागजों पर केस क्लोज होने से बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा ना। एग्जैक्टली। अदालत के सामने एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस होता है। जब कोई पति मेंटेनेंस देने से इनकार करता है तो वो सिर्फ एक कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी ही फैमिली को बेसहारा होने की हालत में धकेल रहा होता है। सही पकड़ा। कानून का मैसेज बिल्कुल साफ है, किसी का जेल जाना किसी दूसरे के भूखे रहने का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता।
किसी का जेल जाना किसी दूसरे के भूखे रहने का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे पावरफुल और सोचने पर मजबूर कर देने वाला थॉट है। और सच्चाई यही है। और क्योंकि ये औरतों और बच्चों के सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है ना? हाँ, और इसी को लीगल भाषा में निरंतर दायित्व या कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी कहा जाता है। कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी बिल्कुल मतलब मीटर हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। मनीष शुक्ला जी के एक्सपीरियंस और लीगल एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि मेंटेनेंस एक बार चुकाकर भूल जाने वाला कर्ज नहीं है। ये कोई टेलीफोन का बिल नहीं है जिसे आपने एक बार भर दिया और रसीद फाड़ दी। हाँ, सही कहा। ये हर महीने हर दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लगातार बढ़ती रहती है। इसे किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ग्राउंड पर कैसे काम करता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 6 महीने का पैसा नहीं दिया। अच्छा। अदालत ने रिकवरी प्रोसीडिंग्स की, वारंट निकला और वह व्यक्ति जेल चला गया। फिर 1 या 2 महीने बाद वह जेल से बाहर आया। अब उसके सामने एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी? देखिए, जब वो व्यक्ति जेल से बाहर कदम रखेगा तो उसके सर पर वो पुराना 6 महीने का कर्ज तो ज्यों का त्यों रहेगा ही। जेल जाने से वो 1 रुपया भी कम नहीं हुआ होगा। बाप रे। और जो टाइम उसने जेल में बिताया, वही तो मेन बात है। जितने टाइम वो जेल में रहा उन महीनों का मेंटेनेंस भी उस पुराने बिल में जुड़ चुका होगा। मतलब मीटर जेल के अंदर भी ऑन था। एकदम ऑन था। तो अगर वो व्यक्ति सोच रहा था कि वो एक बार जेल जाकर हमेशा के लिए आजाद हो गया है, तो वो बहुत बड़े धोखे में जी रहा है। बहुत बड़े धोखे में। और सुनिए, यदि वो बाहर आके फिर से पेमेंट करने में आनाकानी करता है तो पता है क्या होगा? क्या उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल। उसके खिलाफ दोबारा वसूली की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अदालत नया वारंट निकलेगी और उसे फिर से जेल भेजा जा सकता है। ओह वाह, ये तो एक एंडलेस लूप हो गया। हाँ, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो पाई का पूरा भुगतान न कर दे। हर बार जब वो पैसा देने में फेल होगा, कोर्ट के पास उसे वापस जेल भेजने की पावर है। मतलब छुटकारा पाने का कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं। एडवोकेट अमन बाजपेयी अपने एनालिसिस में समझाते हैं कि ये सिस्टम जानबूझकर इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि कोई भी इस जिम्मेदारी से थककर या कोई लीगल लूपहोल निकालकर भाग ना सके। सच कहूं तो ये पूरी चर्चा इस बात को हाईलाइट करती है कि कानूनी भाषा और कोर्ट के प्रोसीजर्स के पीछे कितनी गहरी सामाजिक सोच होती है। बिल्कुल। बाहर से चीजें काफी अलग लगती हैं। हाँ, अक्सर जो चीजें हमें बाहर से बहुत हार्श या अजीब लगती हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट काम कर रहा होता है सोसाइटी का। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने और इन डिटेल्ड लीगल एनालिसिस ने ये शीशे की तरह साफ कर दिया है कि मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सिस्टम की ये सख्ती ही उसकी असली खूबसूरती है। ये इंश्योर करती है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट रूम्स और मोटी मोटी किताबों तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि वो उस आखिरी इंसान तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब एक भूखे बच्चे या एक बेसहारा पत्नी तक। सही बात है। तो चलिए आज के इस डीप डाइव चर्चा के मेन पॉइंट्स को रैप अप करते हैं। बिल्कुल। पहली बात हमने जानी कि मेंटेनेंस कोई नॉर्मल लोन नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूइंग लायबिलिटी है जिसका मीटर कभी बंद नहीं होता। राइट। दूसरा, मेंटेनेंस न देने पर जेल जाना उस पुराने कर्ज को धोने की कोई जादुई मशीन नहीं है। ये कोई फाइनल सजा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कोर्सिव मेथड है। वही हमारा स्नूज अलार्म जो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए बचता है। सही कहा आपने। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट, ये सब सिर्फ लीगल दाव पेंच का खेल नहीं है। ये एक सोशल वेलफेयर मेजर है जो ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी का कोई भी आश्रित वर्ग बेसिक जरूरतों से वंचित होकर सड़कों पर ना आ जाए। इस पूरे लीगल सिस्टम का स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि कैसे समाज अपने सबसे कमजोर लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। और वैसे इस चर्चा के बाद एक थॉट जरूर आता है दिमाग में, क्या अगर हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल हेल्प से जुड़े कानूनों में बार बार जेल भेजने जैसा स्ट्रिक्ट सिस्टम ना हो, तो क्या आश्रितों के लिए ये पूरा सामाजिक सुरक्षा का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढेनी जाएगा? क्या हमारा लीगल सिस्टम बिना इस सख्ती के हर उस व्यक्ति को रोक पाएगा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने के नए नए लूप्स खोजता है? ये सच में सोचने वाली बात है। एकदम वैलिड सवाल है, पर इसके साथ ही एक और सवाल उभर के सामने आता है जिस पर शायद बहुत कम बात होती है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर जेल जाने से बकाया माफ नहीं होता, जो कि ठीक भी है क्योंकि फैमिली को पैसे चाहिए, लेकिन जब वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है तो वो बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, कोई पैसा नहीं कमा सकता। प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं। हाँ। ऐसे में आश्रितों को वो पैसा मिलेगा कहाँ से?
क्या हमारे जस्टिस सिस्टम में एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? कहाँ हम पैसे वसूलने के लिए व्यक्ति को एक ऐसी जगह डाल रहे हैं जहाँ से वो पैसे कमा ही नहीं सकता? ये पॉइंट तो काफी गहरा है। तो क्या फ्यूचर में स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे मामलों में जेल में बंद व्यक्ति से प्रॉपर्ली कोई ऐसा लेबर या काम करवाए जिससे होने वाली डायरेक्ट इनकम बाहर उसके डिपेंडेंट फैमिली के अकाउंट में जाए? वाह, ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है ना? क्या हमारा कोर्सिव मेथड इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो प्रेशर बनाने के साथ साथ सीधे तौर पर गुजारे भट्टे का जरिया भी बन जाए? ये एक ऐसा लीगल और फिलोसॉफिकल सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा सिस्टम सच में कंप्लीट है या इसमें अभी भी रिफॉर्म की गुंजाइश बाकी है? रिफॉर्म्स की गुंजाइश तो हमेशा होती है। बिल्कुल। खैर, जिस तरह फुटबॉल के मैदान में रेड कार्ड मिलने से पिछला स्कोर 0 नहीं होता, उसी तरह जिंदगी की पिच पर भी जिम्मेदारियों से भागने पर मिला कोई भी रेड कार्ड आपके दायित्वों को खत्म नहीं करता। स्कोरबोर्ड हमेशा चालू रहता है। एग्जैक्टली। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है इस मुद्दे ने कुछ नए एंगल से सोचने के दरवाजे खोले होंगे। सुनते रहिए और किसी नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे।